यार, आप लोग बिल्कुल भी अच्छा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। प्लीज दूसरी कहानी मेरी कायनात को भी अपना प्यार दो प्लीज। सिर्फ 30 एपिसोड्स तक देख लो प्लीज। और नेक्स्ट एपिसोड माय पैशनेट माफिया लव सेशन 2 का 15 कमेंट्स और 30 लाइक्स का बाद अपलोड होगा। लाइक कमेंट्स करो नेक्स्ट एपिसोड का लिया। अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 23 6 साल बाद धड़कता हुआ दिल। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड 23 अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। चाहत अपनी नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखती है। उसकी गुस्से भरी लाल निगाहों को देख चाहत की आंखों में खौफ उतर आया। उसके तो मानो तोते ही उड़ गए थे। तो वही बेहान भी घबराकर तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। अब चाहत अपने सर पर पैर रखकर वहां से भागी। और अगले दिन दादा जान जिया और रेहान की शादी की अनाउंसमेंट करते हैं। वो उन दोनों को मंगेतर घोषित कर चुके थे, जिसके बाद जिया के पैर ही जमीन पर नहीं रख रहे थे और शबनम बेगम को भी अपनी चाल पर गर्व हो रहा था। हालांकि यह इंसानों का फैसला था, तकदीर का फैसला क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था। 6 साल बाद अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक बहुत ही बड़ी शीशे की आलीशान इमारत, जहां एक बेसमेंट में एक आदमी की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी, जहां उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। वही उसके सामने एक लड़का, जिसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन, काले बाल जो आंखों तक आ रहे थे, जिन्हें उसने जेल से सेट किया हुआ था, आंखों पर ब्लैक शेड, नीली आंखें जो गुस्से से लाल हो रही थी और गले में चमक रहा एक गोल्ड पेंडेंट जिस पर एक अजीब से सितारे की आकृति बनी हुई थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही कोल्ड और खतरनाक लग रहा था। उस लड़के की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसका ऑरा और भी ज्यादा डार्क और खतरनाक लग रहा था। उसके हाथ में एक खंजर था जिसमें से लगातार खून टपक रहा था और उसके सामने एक आदमी जो बुरी तरह घायल, दर्द से तड़प रहा था। उस आदमी का हाथ कटा हुआ था। वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी कंडीशन काफी दयनीय थी। वो कमरा पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। सिर्फ येलो कलर की हल्की सी रोशनी उस कमरे में दिख रही थी। वो इंसान रोते हुए, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसे की लालच में आ गया था। मैं अब ये गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। प्लीज़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पर दया कीजिए। और यह सुन सामने बैठे इंसान के होठों के किनारे मुड़ गए। वह अपनी काफ़ी कोल्ड और हस्की के वॉइस में बोला, चू, तुम्हें पता है मेरी डिक्शनरी में गलती वर्ड की कोई जगह नहीं है। चंद पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझसे पास माफ़ी की उम्मीद रख रहे हो। हाँ, बेवकूफ़ इंसान। तुम्हें पैसा और पावर चाहिए था ना, और इस कुर्सी पर बैठना था। चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इतना कहकर उस इंसान ने, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होगी, अपने पीछे खड़े शख्स को बिना देखे अपने एक उंगली के इशारे से कुछ ऑर्डर दिया, जिसे समझते ही सामने रखी एक खूबसूरत और आलीशान कुर्सी पर से एक काला का पड़ा। और अगले ही पल सामने का नज़ारा देख दर्द से घायल आदमी की आंखें फैल गई, क्योंकि वह कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं बल्कि किलों से लगी हुई एक खतरनाक जानलेवा कुर्सी थी। उसे देखकर ही उस आदमी की सांस रुक गई और वह घबराकर अपना सर जल्दी से ना में हिलने लगा। नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, या फिर मुझे गन से शूट कर दीजिए, लेकिन ये चेयर नहीं प्लीज़ सर। वह आदमी दर्द और घबराहट से अब मौत की भीख मांग रहा था, लेकिन उसके सामने बैठा लड़का जोर जोर से हंसने लगा। और अगले ही पल उसे आदमी की दर्दनाक चीखें एक बार फिर उस पूरे बिल्डिंग में गूंज उठी। आसपास खौफनाक दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। तो वही वह आदमी लोहे की किलों से बनी कुर्सी पर दर्द से तड़प रहा था, जिसके कारण वकील हर एक सेकंड उसके बदन से आर पार हो रही थी। और कुछ ही देर में वह दर्दनाक चीखें शांत हो चुकी थी और पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। वहां अब अजीब सी खामोशी थी। तो वही सामने बैठा लड़का बड़े ही स्टाइल से अपने दांतों के बीच एक शिगार दबाता है, और तभी लगभग 25 साल का लड़का जल्दी से आगे जाकर लाइटर से उसके सिगार को जलाता है। इसके बाद वह आदमी सिगार की कश लेते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्लीन दैट ब्लडी मेस। और इसने जिसके पास भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उसे ऊपर पहुंचाने की तैयारी करो।
इतना कहकर वह लड़का तेज कदमों के साथ बिल्डिंग से बाहर चला गया और अगले ही पल वह अपनी गाड़ी में बैठा। उसके गाड़ी महज कुछ सेकंड दूर ही गई होगी जब वो बिल्डिंग एक तेज ब्लास्ट के साथ मिट्टी में मिल चुकी थी, जिसके आवाज भर से उस आदमी के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। सॉरी डेविल बट इफ यू आर बैड देन कॉल मी डैड। उस लड़के ने ये शब्द कहे ही थे जब उसका मोबाइल फोन रिंग करता है और फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को दे उसने जैसे ही कॉल को रिसीव किया, सामने वाले की बात सुन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। आई एम कमिंग इंडिया। वही दूसरी तरफ इंडिया में खूबसूरत और सुहाना मौसम, मानो कुछ ही देर में बारिश होने वाली हो। एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होगी, जो अपने बदन पर वाइट लखनवी सूट, सर पर दुपट्टा लिए दरगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रही थी। या खुदा हमारे शौहर को खूब तरक्की अता करना, उनकी हिफाजत करना। अगली बार हम अपने शौहर के साथ यहाँ आएंगे और ये हरा धागा हम यहाँ बांध रहे हैं, इसे साथ में आकर खोलेंगे। इतना कहकर वह लड़की अपने चेहरे को हाथों में थामती है और धीरे से अपना दुपट्टा संभालते हुए उठकर दरगाह से बाहर आई, जहाँ वह गरीबों में खाना बांटने लगती है। तो वो लोग खुश होकर उसे दुआ देते हैं, खुश रहो बेटी। तो वो कहती है, आप मुझे नहीं मेरे शौहर के लिए दुआ कीजिएगा बाबा कि वो अपने बिजनेस में तरक्की करे और उन पर कोई भी मुसीबत ना आए। हाँ बेटी, आप बहुत अच्छी हो, इतने टाइम से हमारी सेवा कर रही हो, हमें खाना दे रही हो, तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, आमीन। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई कि तभी उसे लड़की को किसी ने पीछे से आवाज दिया, चाहत और कितना वक्त लगेगा, जल्दी आओ ना, हमें देर हो रही है। और यह आवाज सुनते ही चाहत में पीछे पलट कर देखा तो सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी में एक लड़की उसे हाथ हिलाते हुए अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हाँ हाँ, हम आ रहे हैं अन्या, बाबा हम चलते हैं, इजाजत दीजिएगा। इतना कहकर चाहत तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागी और जैसे ही सड़क पार करने वाली थी कि तभी अचानक ही सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी उससे टकराने ही वाली थी, जिसे देख चाहत घबराकर तुरंत अपनी आंखें बंद कर सुपर हीरो। चाहत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और चेहरे को हाथों में थाम सड़क पर खड़ी थी, लेकिन जब कुछ देर तक उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ, उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी आंखों से हाथ हटाया तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि वह एक बार फिर दरगाह के सामने खड़ी थी। उसने घबराकर अपनी नज़र इधर उधर करके देखा तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ पल तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वह अपने सर पर टपली मारते हुए बोली, उफ़, लगता है फिर से खुली आंखों से सपना देख रहे हैं हम भी ना, सच लगता है पागल ही हो गए हैं। इतना कहकर वह अपना सर झटकती है और आराम से सड़क पार कर गाड़ी में जाकर बैठ गई, जहां गाड़ी में पहले से ही एक लड़की जिसने अपने बदन पर पहले ग्रीन कलर प्लाजो सूट और दुपट्टा पहन रखा था, खुले लंबे रेशमी बाल जो 2 पार्ट में डिवाइड थे और आगे तक झूल रहे थे। ये लड़की दिखने में बड़ी ही प्यारी है और खूबसूरत थी। इसकी उम्र लगभग चाहत की ही तरह 18 साल के आसपास होगी। वह लड़की गाड़ी में बैठे बैठे मजे से केले खा रही थी और चाहत को आता हुआ देख मुंह बनाकर बोली, आ गई, तुम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, 1 घंटे का बोलकर गई थी और पूरे 2 घंटे होने को आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारा इंतजार करते करते हम कितना बोर हो रहे थे। इतना कहकर वह लड़की मासूम सा चेहरा बना लेती है और उसकी बात को सुन चाहत ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा जी, बोर, और वह भी तुम्हें केले खाने से फुर्सत मिले तब जाकर तुम हमारे बारे में सोचोगी ना। खुद तो दरगाह में आना नहीं है क्योंकि खाने के अलावा तुम्हारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता और कहती हो कि इंतजार कर रही थी। बड़ी आई, चलो घर। चाहत की बात सुन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो वही उसकी बगल वाली लड़की मुंह बनाते हुए केले का छिलका साइड में फेंकते हुए बोली, अरे अब हमने क्या किया। चाहत, तुम्हें मालूम है ना अन्या को खाना कितना पसंद है, इसलिए तुम हमारे खाने पर नजर मत लगाओ क्योंकि कोई हमारे खाने को लेकर हमें टोके, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अरे हाँ, जानते हैं भुक्कड़ कहीं की, इससे तो बस खाना खिला लो और बातें करवा लो, कहकर चाहत में मुंह बना लिया। अब थोड़ी ही देर में वह लोग घर पहुंच चुके थे जहां
नाज बेगम लोन में बैठकर चाय पी रही थी, तभी चाहत पीछे से आकर नाज बेगम के गले लग जाती है। नाज खाला देखो हम आ गए। नाज खाला स्माइल करते हुए आ गई, बेटा दरगाह से हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। और बताइए सब कुछ ठीक से तो हो गया ना? मन्नत की चादर और गरीबों में खाना, वह सब। हाँ हाँ खाला आप फिक्र ना करें, हमने सब संभाल लिया था। और हमने भी, कहते हुए आन्या अपने हाथों में कुछ ऑरेंज के पैकेट लिए आ रही थी और उसे देख चाहत ने मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ इसने भी सब संभाल लिया था केलों को, और अब संतरे भी संभल ही लगी अपने पेट में। और चाहत की बात को सुनते ही नाज बेगम जोरों से हंसने लगी। उन्हें हंसते हुए देखकर आन्या का मुंह बन गया। चाहत गंदी लड़की, तुम फिर से हमारे खाने का मजाक उड़ा रही हो। और खाला जान आप भी जाओ, हम आप दोनों से बात नहीं करेंगे। हाँ, इतना कहकर आन्या मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और उसे जाता हुआ देखना नाज बेगम उसे पीछे से आवाज देते हुए, अरे आन्या बेटा सुनो, तो हम तो मजाक रहने दीजिए खाला जान, आप तो जानती हैं ना उसका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह होता है, जैसे ही उठता है वैसे ही बैठ भी जाता है, बस एक चॉकलेट या खाने का कोई आइटम पकड़ा दो, हम उसे संभाल लेंगे, आप तो पहले ये दरगाह का धागा लीजिए। ये सुनते ही नाज बेगम मुस्कुराकर अपने हाथ बढ़ा देती हैं। तभी जिया, जो कि चाहत और नाज बेगम की बात सुन चुकी थी, मुंह बनाते हुए बोली, जितनी दुआ करनी है कर लो, दरगाह जाओ सदका करो, बट रेहान तुम्हें नहीं मिलेगा, याद रखना उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद को उसकी बीवी समझने की हिमाकत मत करना, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा ये भ्रम टूटने वाला है, वो आते ही तुम्हें डाइवोर्स देगा, समझी? और ये बोलकर चाहत को एंग्री लुक देकर जिया वहां से चली जाती है। और जिया की बात को सुन चाहत का चेहरा मायूस हो गया, उसकी आंखों में नमी आने लगी थी जब उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर नाज बेगम से पूछा, नाज खाला क्या ये सच है? क्या सुपर हीरो हमें डाइवोर्स दे देंगे? क्या सचमुच हमारे जैसी लड़कियां उन्हें पसंद नहीं है? चाहत की बात को सुन नाज बेगम के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए चाहत के चेहरे को हाथों में थाम बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा रेहान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ, क्योंकि उनका तो काम है कहना। और रेहान भला तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं, तुम तो उनकी प्यारी लिटिल रैबिट हो ना। तो अब रोना नहीं, जाओ जल्दी फ्रेश होकर आओ, फिर हम साथ में बैठकर चाय पियेंगे, ठीक है? तो चाहत स्माइल करती हुई चली जाती है और वह अपने कमरे की तरफ चली गई। तो वही उसके जाने के बाद नाज बेगम ऊपर देखते हुए, या खुदा हमें नहीं पता इस बच्ची की किस्मत में क्या लिखा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तू पत्थर दिल तो नहीं है, तू उस मासूम के दिल से खिलवाड़ नहीं करेगा। रेहान के दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन किस्मत ने उन दोनों का रिश्ता जोड़ा है, तो प्लीज़ इस रिश्ते को अटूट ही रखना। चाहत बहुत अच्छी बच्ची है, उस पर अपना करम बनाए रखो, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, प्लीज़ हमारे भरोसे को टूटने मत देना। इतना कहकर नाज बेगम एक गहरी सांस लेती है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी दादा जान खाना खाते हुए हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन बोले, हमें आप सबको कुछ बताना है, रेहान की कॉल आई थी, वो वापस आ रहे हैं, तो नाज बेगम रेहान का कमरा रेडी करवा दीजिए। जी बाबा जान हम करा देंगे। और यह सुनते ही कि रेहान आ रहा है, बुआ जान का मुंह चमक उठा। क्या रेहान आ रहा है, लेकिन कब? कुछ कंफर्म तो नहीं है, शायद कल या परसों, ठीक से कुछ बताया नहीं, पर हम चाहते हैं कि पुरानी बातों को न दोहराया जाए, खासतौर से शबनम, हमें फिर से घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझ गई तुम? दादी जान की धमकी सुन बुआ जान का मुंह बन गया। तो वही हमारी चाहत के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से संभाला। उसका दिल खुशी से उछलने लगा और रेहान अपनी तिरछी नज़र से उसके चेहरे की खुशी को देख रहा था। चाहत मन ही मन इतना खुश हो रही थी कि उसका बस अगर चला तो वो अभी ही खुशी से डांस करना शुरू कर देती, लेकिन दादा जान और बुआ जान के कारण उसे अपनी खुशी छुपानी पड़ी। वही जिया के फेस पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है
अब तो चाहत का वहां बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह स्कूल होमवर्क का बहाना बनाकर जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। अब उसके होठों की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जल्दी से दौड़कर बिस्तर पर पेट के बाल सो जाती है और एक तकिए को सीने से लगाकर उसमें अपना चेहरा छुपा लेती है कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ गई, जिसे सुनते ही उसने अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। बारिश देखते तो कुछ चाहत की खुशी दुगनी हो चुकी थी और अब उसके पर खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। वह झूमते गाते जल्दी से बालकनी की तरफ आई और बारिश में भीगते हुए अपने हाथों को आसमान में फैलाकर एक खूबसूरत सा गाना गाना शुरू कर देती है। कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, आंखों को इंतजार है, दिल बेकरार है। दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली कहानी माय ऑब्सेस्ड माफिया का सीज़न 2 है। अगर आप फर्स्ट सीज़न देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर या मेरी लाइब्रेरी में आपको ये कहानी मिल जाएगी, जो आपको इस कहानी को समझने में मदद करेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते देन चिल गाइस, कोई टेंशन नहीं है। मैं ये कहानी इतने अच्छे से लिखूंगी कि आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। 24 चाहत के साथ बदतमीजी। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूं, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। वह जल्दी से दौड़कर बिस्तर पर पेट के बल सो जाती है और एक तकिए को सीने से लगाकर उसमें अपना चेहरा छुपा लेती है कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ गई, जिसे सुनते ही उसने अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। बारिश देखते तो कुछ चाहत की खुशी दुगनी हो चुकी थी और अब उसके पर खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। वह झूमते गाते जल्दी से बालकनी की तरफ आई और बारिश में भीगते हुए अपने हाथों को आसमान में फैलाकर एक खूबसूरत सा गाना गाना शुरू कर देती है। कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है, आंखों को इंतजार है, दिल बेकरार है, होगा मिलन अपना मुझे एतबार है। चाहत बिल्कुल मदहोश होकर मोरनी की तरह नाच रही थी। आंखों को इंतजार है, दिल बेकरार है। अपनी आंखों पर कभी हाथ रखती, कभी हटा लेती, तो कभी इतराते हुए आएगी जब वो सामने, बाहों में मैं भर लूंगी, मानूंगी उनकी बात को, उनसे जिद ना करूंगी। छाने लगी है मधोशियाँ, है क्या खुमार है, हाय क्या खुमार है। आंखों को इंतजार है, दिल बेकरार है। कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे इंतजार है, कैसे पिया से मैं कहूँ मुझे कितना प्यार है। ऐसे ही चाहत काफी देर तक डांस कर रही थी और डांस करते करते थकान के कारण वह अचानक ही बेहोश हो गई। वह एक झटके में नीचे गिरने ही वाली थी जब दो मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया, जिसका एहसास चाहत को दूर दूर तक नहीं था। कुछ ही देर में चाहत अपने बेड पर थी। गीले होने की वजह से उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे और उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह लाल हो गए थे। चाहत को बेहोशी में ही फील हो रहा था कि कोई उसकी करीब आ रहा है। उसे उसकी सांसें खुद पर महसूस हो रही है, मजबूत हाथों की छुवन जो उसे पागल कर रहा था, और बेहोशी में भी उसके मुंह से सिसकियां निकलने को हुई थी। वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी कि तभी वो एकदम आंखें खोल देती है और हड़बड़ा कर अपने बदन को देखने लगी। खुद को अपने कमरे में पाकर वह पूरी तरह हैरान थी। उसने जल्दी से अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाते हुए खुद को टटोला शुरू कर दिया। ये हम यहाँ कैसे, हम तो बाहर बारिश में, और हमारे कपड़े ये कैसे चेंज हुए। चाहत जल्दी से घबराकर दरवाजे की तरफ गई तो उसके कमरे का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। बालकनी की विंडो भी बंद थी और कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वह जल्दी से आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं तो वह बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद वह एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ऊफो चाहत तुम भी ना, लगता है हमने फिर से कोई सपना देखा है। वह अपने सर पर टपली मारकर वापस बिस्तर पर जाकर सो गई और तभी हवा का एक झोंका कमरे में चला, जिसके बाद चाहत की नाइट ड्रेस, जो कि एक शर्ट और प्लाजो पैंट की तरह थी, शर्ट कमर के पास से हट गई, जहां उसकी कमर के ठीक नीचे एक अजीब सा स्टार का निशान चमक रहा था।
और उसके आसपास एक लव बाइट जैसे निशान थे जो उसकी खूबसूरत दूध जैसी गोरे बदन पर लाल पड़ चुके थे। वही दूसरी अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी। एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर एक शख्स अपने होठों के बीच सिगरेट दबाए उसकी कश लेते हुए अपने ऑफिस के बड़े से कांच के विंडो के सामने खड़े शहर का नजारा देख रहा था, जहां सड़क पर चलती हुई गाड़ियां और लोग चींटियों के बराबर लग रहे थे। चारों तरफ जगमगाती ऊंची ऊंची बिल्डिंग और आसमान में चमक रहे तारे और चांद। इस नज़ारे को देखते हुए वो शख्स, जिसका एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में था और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच सिगरेट, वो एक गहरी सांस लेते हुए कोल्ड वॉइस में अपने आप से बोला, बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, अब सामने आने का वक्त हो गया है, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुमने सोचा है, बल्कि वैसे जो हम चाहते हैं। लिटिल रैबिट। इतना कहकर वह शख्स, जिसकी उम्र लगभग 28 साल, काले बाल जो आंखों तक झूल रहे थे, बदन पर वाइट शर्ट जिसके बाजुओं को उसने शोल्डर तक फोल्ड कर रखा था, जिसके कारण उसके मस्कुलर आर्म्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे, और ब्लैक वेस्ट कोट पहने, ब्लैक ट्राउजर और चमचमाते ब्लैक जूते के साथ, हाथ में एक्सपेंसिव रोलेक्स वॉच, नीली आंखें, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन और हल्की फ्रेंच बियर्ड जिसे काफी सलीके से सेट की हुई थी। हाइट लगभग 6.28 पैकेप्स, मस्कुलर बॉडी। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि रेहान खान था, जो अब 28 साल का नौजवान काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव हो चुका था, जिसे देखते ही अच्छे अच्छे के पसीने छूटने लगे और लड़कियां दीवानी हो जाए। चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अपनी एरोगेंट और कोल्ड वॉइस में बोला, आमिर अली। और यह सुनते ही ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लड़का भागता हुआ अंदर आया, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। फॉर्मल वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर जैकेट पहने हुए, जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। 5 फीट 9 इंच हाइट, ब्रॉड चेस्ट, काले बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, बट हमारे रेहान के आगे भीगी बिल्ली। जी बॉस, मैंने कल इंडिया जाने की सारी प्रिपरेशन कर ली है। हमारी सुबह की ही फ्लाइट है और उद्धरण चिन्ह डॉट। गुड, नाउ गेट आउट। जी बॉस बोलकर अली वहां से बाहर आ जाता है और अपने पेंट की पॉकेट से रुमाल निकालकर माथे के पसीने को पोंछते हुए बोला, या खुदा, यह पापा ने भी मुझे कहा, हेलमिन के पास फंसा दिया। कभी कभी तो लगता है मैं इसके डर से ही मर जाऊंगा। मेरी ही मत मारी गई थी जो पापा की बात मानकर इसके साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया। इससे अच्छा तो मैं किसी मार्केट में खड़ा होकर सब्जी की ठेलियां लगा लेता, कम से कम चैन से नींद तो आती रात को। हुए है जल्लाद खान कहीं का। इतना कहकर अली मासूम सा चेहरा बनाकर वहां से निकल गया। ये है आमिर अली, रेहान खान के पुराने और वफादार असिस्टेंट और बॉडीगार्ड शेरशाह शमशेर अली का बेटा। 5 साल पहले हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे आमिर अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेहान को दी थी, और तब से वही रेहान का असिस्टेंट है। फ्लैशबैक। 5 साल पहले न्यूयॉर्क, अमेरिका। आधी रात को रेहान को किसी की कॉल आई और दूसरी तरफ से बताया गया कि उनके असिस्टेंट शमशेर अली को अचानक हार्ट अटैक आया है, लेकिन वह अपनी आखिरी सांसों में भी रेहान खान से मिलना चाहते हैं। ये खबर सुनते ही रेहान के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह शमशेर अली को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देता था। वह उसके लिए उसके बाबा जान जैसे थे। रेहान तुरंत गाड़ी के जरिए अस्पताल पहुंचा, जहां अली बाबा को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने जिद कर रखी थी कि वह पहले रेहान से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे करीब आ चुके हैं। रेहान जैसे ही उनसे मिलने के लिए आया, अली बाबा मशीनों से घिरे हुए ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए लेटे हुए थे। वो रेहान को देखते हुए अपना ऑक्सीजन मास्क हटाने लगते हैं। तभी रेहान उन्हें रोकते हुए, नहीं अली बाबा, इसे नहीं हटाए। अली बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम आपको। नहीं सर, अब बहुत देर हो चुकी है, खुदा के घर से हमारा बुलावा आ चुका है, हम तो बस आखिरी पल में आपसे मिलना चाहते थे। बाबा के मुंह से बाबा सुनकर रेहान इमोशन ही जाता है, क्योंकि एक अली बाबा ही थे जिन्होंने उसे बचपन से एक बाप की तरह सपोर्ट और प्यार किया था। कभी कभी उसके ऊपर हुए हमले को भी अपने ऊपर लिया था उन्होंने। रेहान जताता नहीं था, बट अली बाबा उसके दिल के बहुत करीब थे। तभी अली बाबा अपनी बात जारी रखते हुए बोले, सर प्लीज़ हमारी बात ध्यान से सुनिए। दो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम अपनी जान से पहले आपको बताना चाहते हैं।
पहली यह कि इतना कहकर अली बाबा ने रेहान को कुछ बताया, जिसे सुनकर रेहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही बदलने लगे। अपनी पूरी बात कहने के बाद अली बाबा उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, और हमारी दूसरी, हमारा एक बेटा है, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे जाने के बाद आप उसका ख्याल रखना, उसे अपने साथ रखना। वादा कीजिए सर, आप हमारे बेटे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपके अलावा हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। अब तक अपनी जिम्मेदारियां को निभाते हुए हमने उसे ठीक से बाप का प्यार नहीं दिया, लेकिन अब क्योंकि हम इस दुनिया से जा रहे हैं, हमें उसकी फिक्र है। वो हमारी तरह नहीं है, बल्कि बहुत मासूम। इससे पहले वह आगे कुछ कहते हैं, रेहान उनका हाथ पकड़कर, उसकी चिंता आप मत कीजिए अली बाबा, हम हैं ना, आप बस अपना इलाज करवाए। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, अली बाबा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, और एकदम वो गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, और कुछ ही पलों में उनकी सांसों की डोर टूट जाती है। तभी एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20-21 साल होगी, भागता हुआ अली बाबा के पास आता है। इस वक्त उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में सूटकेस था। वह काफी गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसे देखकर सब पता चल रहा था कि वह अभी अभी एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आया है, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अली बाबा का इंतकाल हो गया, और अब रेहान का दिल दर्द से चूर हो चुका था। हालांकि उसकी आंखों से कभी आंसू नहीं आते थे, लेकिन अली बाबा को दुनिया से रुखसत होता हुआ देखकर उसे सचमुच तकलीफ हो रही थी। और तभी से आमिर अली रेहान के साथ था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। वही दूसरी तरफ इंडिया में रात के लगभग 2:30 बजे चाहत अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी, जब उसे प्यास का एहसास हुआ और उसने उठकर अपनी साइड टेबल पर देखा। पानी के जग को खाली देख उसका मुंह बन गया। या खुदा, मैं भी ना पानी लाना ही भूल गई, अब तो नीचे जाना पड़ेगा। हुआ है। चाहत अलसाए आंखों के साथ पानी का जग लेकर कमरे से बाहर निकल गई और किचन की तरफ जाने लगी। वह बस किचन में कदम रखते ही वाली थी जब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ एक झटके से कोने में खींच लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, और इससे पहले वह चिल्ला पाती, सामने वाले शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में दबोचने की कोशिश करते हुए कहा, वाह आज तो मूड ही बन गया, इतनी खूबसूरत और कमसिन कली मेरे हाथों में लग ही गई। इतना कहकर वह शख्स चाहत के साथ बदतमीजी करने ही वाला था जब उसके मुंह से आ रही शराब की बदबू और उसकी आवाज को चाहत पहचान चुकी थी। और तभी उसने अपनी आंखें बड़ी कर सामने देखा तो वो पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि सम्राट था, ईशा का पति, जो अपनी गंदी और हवस भरी नजरों से चाहत को देख रहा था। वह जबरदस्ती चाहत के होठों को अपने होठों में लेने ही वाला था जब चाहत उसके हाथों पर जोर से काट लेती है। सम्राट खुद को संभाल नहीं पाया और एक झटके में अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर जोर जोर से झटकते हुए गुस्से से बोला, आह बेवकूफ लड़की, काटती है साली तुझे तो मैं। इससे पहले वह चाहत पर गुस्सा करता, चाहत जबरदस्ती खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए दांत पीसकर बोली, जीजा जी यह क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़िए मेरा, शर्म नहीं आती आपको अपने घर की लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए। मैं कहती हूँ मुझे जाने दीजिए, वरना अभी मैं चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर को जगा दूंगी। और उसके बाद तभी सम्राट चेहरे पर गंदी हंसी लाते हुए, अरे मेरी जान गुस्सा क्यों हो रही है, देख तू भी जवान है और मैं भी, और तुझ जैसी हसीन कमसिल काली को देखकर शर्म नहीं आती बल्कि तुझे मसलने का दिल करता है। कितनी खूबसूरत है तू, तेरा पति तो तुझे देखता तक नहीं, शादी करते ही भाग गया विदेश। उसे तो ना तेरे हुस्न की चिंता है और ना ही तेरी मोहब्बत की, लेकिन मुझे देख, मैं हूं ना, एक बार तू मेरी बात मान ले, सच कहता हूं तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। अरे चांद तारे लाकर रख दूंगा तेरे कदमों में, बस एक बार अपने इन गुलाबी लबों से मेरी प्यास बुझा दे, फिर देख तुझे भी क्या मजे आते हैं। देख मेरी बात मान ले, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अरे किसी को पता नहीं चलेगा, मैं तुझे। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, चाहत जिसे उसके नशे में होने का एहसास हो चुका था, उसके बातों को सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अब उसकी आंखों में नमी आ गई, वह जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जीजा जी क्या बकवास कर रहे हैं, आप होश में नहीं है, देखिए मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दीजिए वरना।
और इससे पहले चाहत आगे कुछ कहती तभी अचानक किसी ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा और एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाया। सम्राट किसी के होने के एहसास से ही घबराकर पीछे देखा है तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने अपनी कहानी की आन्या का नाम चेंज किया है और अब आप उसे पहले की तरह मरियम नाम से जानेंगे। आगे से आन्या का जिक्र मरियम के नाम से होगा। और मेरी जो दोस्त लव कॉन्ट्रैक्ट विद यू सीजन 2 के बारे में पूछ रहे हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि फ़िलहाल मैं वो कहानी लेकर नहीं आ सकती, टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि फ़िलहाल मैंने जो कहानी शुरू की है मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op